नमस्कार। अक्सर कहा जाता है कि अखबार मतलब न्यूज़पेपर इतिहास का पहला ड्राफ्ट होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पहला ड्राफ्ट ही अधूरा हो या जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया हो। आज हम यही देखने वाले हैं। हम बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में छुपी उन खामोशियों की पड़ताल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसने कुछ आवाज़ों को पूरी तरह से गायब ही कर दिया। तो हमारी ये पूरी पड़ताल एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास के सबसे अहम हिस्से वो न हो जो हमें बताए गए, बल्कि वो हों जिन्हें जानबूझकर हमसे छुपाया गया, जिनकी बात ही नहीं की गई? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम कहते हैं इतिहास का ऑफिशियल रिकॉर्ड, तो इसका मतलब क्या है? आखिर ये रिकॉर्ड बनता कैसे है? और उससे भी बड़ा सवाल, ये कौन तय करता है कि इतिहास के पन्नों में क्या लिखा जाएगा और क्या नहीं? अच्छा, आर्काइव शब्द को ही ले लीजिए। इसकी कहानी इसके नाम में ही छिपी है। ये शब्द आया है ग्रीक के आर्कियन से, जिसका मतलब था एक सरकारी दफ्तर जहां ऑफिशियल कागजात रखे जाते थे। मतलब, आप समझ रहे हैं, शुरुआत से ही आर्काइव का लेना देना सत्ता से, पावर से रहा है। ये एक तरह से इतिहास का सोर्स कोड है, जिसे पावर में बैठे लोग लिखते भी थे और संभालते भी थे। तो कॉलोनियल बिहार की बात करें तो वहाँ सर्चलाइट और इंडियन नेशन जैसे जो अखबार थे, उन्हें ही आज़ादी की लड़ाई का एक तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड माना जाता था। इतिहासकारों के लिए भी उस दौर को समझने का यही मुख्य सोर्स था। लेकिन जब हम इन आर्काइव्स को, मतलब इन अखबारों को एक क्रिटिकल नज़र से पढ़ते हैं, तो एक बहुत अजीब सी, एक परेशान करने वाली खामोशी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि कुछ आवाज़ें रहस्यमयी ढंग से गायब हैं। सवाल ये है कि ये समुदाय आखिर थे कहाँ? डोम, भंगी, हलालखोर, चमार, दुसाद, मेहतर, इनकी कहानियां कहाँ गईं? क्या इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, या फिर इनकी भागीदारी को जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया? और इस खामोशी की वजह हमें उन्हीं सोर्सेज में मिलती है। देखिए, एक एनालिसिस कहता है राष्ट्रीय आंदोलन की जो ऑफिशियल कहानियां हैं वो हमेशा बड़े बड़े नेताओं और मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स को ही आगे रखती हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, कहानी का फोकस जानबूझकर कुछ गिने चुने चेहरों पर रखा गया और जो लोग जमीन पर लड़ रहे थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये जो चुप्पी थी, ये कोई गलती थी या सोचा समझा पक्षपात? चलिए अब जरा सबूतों पर नजर डालते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ हैं बड़े बड़े अखबार जो बस राष्ट्रवादी नेताओं और कांग्रेस की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इंडियन नेशन जैसा अखबार तो अक्सर जमींदारों के फायदे की ही बात करता था। और दूसरी तरफ है कॉलोनियल सरकार की खुफिया रिपोर्टें। और ये रिपोर्टें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि जमीनी स्तर पर हाशिए पर खड़े समुदाय जबरदस्त आंदोलन कर रहे थे, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। मतलब एक ही वक्त की दो बिल्कुल अलग कहानियां, और एक कहानी को प्रेस ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी को अपने हिसाब से मोड़ने का काम सिर्फ राष्ट्रवादी एलीट क्लास ही नहीं कर रही थी। कॉलोनियल सरकार भी इस खेल में पूरी तरह से शामिल थी। वो भी इस नैरेटिव को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और इसका हमारे पास एक पक्का सबूत भी है। ये देखिए, 1921 का एक सरकारी सर्कुलर। इसमें अधिकारियों को साफ साफ कहा गया है कि असहयोग आंदोलन के खिलाफ काउंटर प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करें। मकसद सरकार और लोगों के बीच की खामोशी की दीवार को तोड़ना। मतलब अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ ताकि आंदोलन का असर कम हो सके। ये एक तरह का माइंड गेम था। तो सवाल ये है कि अगर मेनस्ट्रीम रिकॉर्ड्स खामोश थे, तो फिर उन दबी हुई आवाज़ों की कहानी हम तक पहुंचेगी कैसे? यहीं से हमारी जांच एक नए रास्ते पर मुड़ती है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ। और इसका जवाब हमें मिलता है एक काउंटर आर्काइव में। हाँ, ये एक ऐसा आर्काइव है जिसे उन्हीं लोगों ने बनाया था जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। इसमें क्या क्या है? छोटे छोटे लोकल पर्चे हैं, गैर कानूनी लीफलेट हैं, पॉलिटिकल कविताएं और गज़लें हैं, और तो और युवक और गृहस्थ जैसे छोटे जर्नल भी हैं। और जानते हैं, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो मेनस्ट्रीम कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। और जानते हैं, यही इस पूरी खोज का सबसे बड़ा सच है
ये जो छिपे हुए सोर्सेज हैं, ये दलित समुदायों को बेचारे विक्टिम की तरह नहीं दिखाते जिन्हें किसी के उत्थान की जरूरत हो, नहीं, बल्कि ये उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने वाले एक्टिव एजेंट्स के तौर पर दिखाते हैं। वो लोग जो अपने हक के लिए खड़े थे, जो बदलाव ला रहे थे, वो अब किसी की कहानी के मोहताज नहीं थे, वो अपनी कहानी खुद लिख रहे थे। और ये इतिहास को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव है। तो ये सारी पड़ताल हमें एक बहुत ही फंडामेंटल बात की तरफ ले जाती है, और वो बात ये है कि आखिर इतिहास बनता कैसे है, लिखा कैसे जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, आर्काइव कभी न्यूट्रल नहीं होते। वो सिर्फ इतिहास को जमा नहीं करते, बल्कि वो एक्टिव एजेंट हैं। वो ऐतिहासिक यादों को बनाने और मिटाने का काम करते हैं। सोचिए, वो सिर्फ फैक्ट्स का एक ढेर नहीं है, वो एक गेटकीपर की तरह है। वो तय करते हैं कि किसकी कहानी याद रखी जाएगी और किसकी कहानी हमेशा के लिए भुला दी जाएगी। तो एक क्रिटिकल रीडर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ एक तरीका है, एक मेथड है। स्टेप 1, ऑफिशियल सोर्सेज को पढ़ते वक्त ये देखिए कि क्या नहीं कहा गया है। उनकी खामोशियों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टेप 2, कविता, गीत, पर्चे, ऐसे नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज को ढूंढिए, उनमें छुपी कहानियों को बाहर निकालिए। स्टेप 3, हरिजन उत्थान जैसे शब्दों पर सवाल उठाइए, इनके पीछे के पॉलिटिक्स को समझिए। और सबसे जरूरी स्टेप 4, खुद आर्काइव से ही सवाल कीजिए। पूछिए, तुम्हें किसने बनाया और क्यों बनाया? और आखिर में, अगर हमें इतिहास को दोबारा से समझना है, तो इसकी शुरुआत बस एक सवाल से होती है। आज भी हमारे चारों तरफ किसकी आवाज़ है जो हमें सुनाई नहीं दे रही? किसकी आवाज़ गायब है? और यकीन मानिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये हमारे आज का भी है और हमारे आने वाले कल का भी।